खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल डीडी हिमाचल में एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हूं मेघा शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आज की मुलाकात। आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन खास शख्सियत से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर सफलता हासिल की और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा मेरी लेखनी व समाज। तो दर्शकों, आज की मुलाकात हर बार की तरह बेहद ही खास होने जा रही है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री किशोर यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सर, जैसे कि हमारे आज के इस प्रोग्राम है आज की मुलाकात, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपना तारुफ दें, अपने बारे में कुछ बताएं, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं यादव किशोर गौतम कृषि विभाग से उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ग्राम कल्याणपुर तहसील अर्की से संबंध रखता हूँ और वर्तमान में नालागढ़ में रह रहा हूँ जी। तो सेवानिवृत्ति के बाद और पहले भी इस तरफ को दिलचस्पी थी। मैं साहित्य लेखन का काम करता हूँ और कुछ विद्वानों की प्रेरणा से, लोगों की दुआओं से या पूर्व के संस्कारों से ये साहित्य लेखन में मेरी विशेष रुचि रही है और इसी के संदर्भ में हमने नालागढ़ में एक नालागढ़ साहित्य कला मंच बनाया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों में साहित्य के प्रति प्रेम, साहित्य के प्रति जागृति पैदा करना है। जी सर, तो आप किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं अभी आपको बताया कि मैं कृषि विभाग से उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो सर, आप कृषि विभाग से आप जो है सेवानिवृत्त हुए, तो ये लेखन के बीज कैसे अंकुरित हुए? बात ऐसी है कि स्रोत काव्य धारा कला संगीत के हर जीव में रहते हैं, पर कब कहाँ कैसे ये सब प्रभु कृपा से बहते हैं। अरे वाह, जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो आदमी को प्रेरित करते हैं, इनकी तरफ होते हैं सभी में जी। तो जैसे हमें समय मिलता रहा ये करते रहे। बाल्यकाल से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इस सब का सारा जो श्रेय है वो अपने गुरुजनों को जाता है, क्योंकि गुरुओं के बारे में ये स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि राम कृष्ण को ज्ञान अमृत दे भगवान बनाया है तुमने, लक्ष्य वेद में वो माहिर अर्जुन भी तो बनाया है तुमने, कितने ही अनघड़ पत्थरों को महाशिल्पी तराशा है तुमने, सरताज रहा जो दुनिया का वो हिंद बनाया है तुमने। मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ, क्योंकि हम बचपन में जब हमारे स्कूल कच्चे मिट्टी के बने थे तो शनिवार को लिपाई होती थी गोबर से, और वैसी अवस्था में वो हमें बाल सभा कराते थे और मंच पे ले जाते थे। तो वो जो उन लोगों ने उस वक्त हमें तराशा, आज हम उसका परिणाम है। तो मैं अपने गुरुजनों को आपके माध्यम से पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। तो किसी ने सही कहा है कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरु के भी आशीर्वाद से। तो सर, इस बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ही, बाल्यकाल से काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी सहपाठी ने आपकी कोई टांग खींची हो या कोई ऐसा वाक्य जिससे आपको लगे कि जीवन में कुछ तो अलग करना है? हाँ, ऐसा होता है कि जब हम छोटे छोटे थे तो अभी इतना ज्ञान तो था नहीं, उस टाइम शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था। तो जो हमारे से बड़े थे, जब हम उनको कुछ बोलते तो हमें एकदम बोलते यार तुम तो ढक्कन हो, तुम्हें कोई अक्ल नहीं। फिर जब मैंने इसको महसूस किया कि ढक्कन क्या होता है, तो फिर हमने उसको इसका जवाब लिखा। मैं कह ढक्कन क्या चीज है? अरे ढक्कन ढक्कन मत कहो, ढक्कन मर्यादा होई। आप लोग जो हमें बार बार ढक्कन कहते हैं, कभी इसको बड़े आराम से सोच लेना कि ढक्कन ढक्कन मत कहो, ढक्कन मर्यादा होई, बिन ढक्कन के पात्र को चाटे कुत्ता बिल्ला हर कोई। क्या बात है। और वास्तविकता तो ये है कि वास्तव में जो लोग दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं वो अपने आप उस प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनके लिए भी हमने जवाब में लिखा कि हम भी ढकने और तुम भी ढकने। अरे बात ही हम भी ढकने और तुम भी ढकने, जग में कौन नहीं जो ढकने, डर के चल खुदा से यादव जिसने अंत में सब है ढकने,
कोई परिपूर्ण तो है नहीं। अरे वाह, बस इस सिद्धांत पे हम चले रहे। बहुत बहुत ही सुंदर। तो सर मैं चाहती हूँ, आपने इतनी रचनाओं की रचना की है, तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को अपनी रचनाओं के बारे में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 पुस्तकें लिखी हैं। जी जी। और पहली पुस्तक ये मेरी विरदावली देवधारा वाले जी। ये देव प्रेरणा से लिखी है जी। इसके विषय में एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने कुल देवता जी के प्रांगण में अपने जो मेला होता उस दौरान गया। जी। तो जब मैं वहाँ लाइन में खड़ा था तो साथ में कुछ बुजुर्ग खड़े थे और वो आपस में अपनी बोली में बात कर रहे थे, भाई कोई ऐसा आदमी भी होना जिस मारी ये कथा लिखनी है, हमारे देव तेरी कोई कथा नहीं है। जी जी। तो इतने में जो उनका वो छोटा पोता था वो बोलता है, दादू तेरी मत मारा जाए, कैसे लिखनी है। तो मैं मन में ये सोच रहा, मैंने कहा अगर देवता चाहे तो कोई भी लिख देगा। और वो ही बात दादू जी ने दी। अब मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ में थे, हम किसी विशेष प्रश्न को लेकर, कुछ पूछ को लेकर ना जी देवता जी के पास जा रहे थे। वो मैं सब कुछ भूल गया। जब मैं वो सब कुछ भूल गया तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, मैंने कहा हे देव महाराज, अगर आपकी कृपा है, इनसे विनती की, अगर आपकी कृपा है तो आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं ऐसा काव्य लिखूं। और ये उसकी परिणति ये पुस्तक आपके सामने है। ये हमारे दूसरी पुस्तक है दादू देव सुलक्षण महाराज, ये ग्राम देवता है। और कई बार हम लोग देखते हैं ना कि क्यों लिखी है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं मेरा देवता बड़ा है, दूसरा बोलता है मेरा देवता बड़ा है। ऐसा नहीं है। अगर हम विश्व रूप देखें विष्णु भगवान जी का, विष्णु अंश है देव सभी, महिमा अपरंपार, शरण गए की लाज रखे, भव से करते पार। वो सभी देवी देवता उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए भेद तो कोई नहीं है। हाँ, जरा बाह्य स्वरूप में, आकृति में थोड़ा फर्क होता है। जी जी, बहुत सुंदर। सर जैसे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, आपने इस तरह से बात कह के इस बात को मतलब सच साबित कर दिया है कि देव कृपा और ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर। सर एक लेखक ताकत रखता है अपने विचारों को शब्दों में पिरोने की, लेकिन मेरा सवाल है कि आपने पहाड़ी को ही क्यों चुना? आपकी जो मैक्सिमम किताबें हैं वो आपने पहाड़ी में लिखी है, तो इसके पीछे का क्या आपका उद्देश्य रहा, क्या वो सोच थी? ये जैसे पुस्तक बड़ी रिता रहते हैं। जी जी। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी। हमारे प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जी जी जी, उनका ये कहना था जी कि जब तक हम लोग अपने पहाड़ की, पहाड़ की संस्कृति की, पहाड़ की भाषा की बात नहीं करेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसा कि आपने देखा कि पंजाबी है या उड़िया है या गुजराती है, तो हमारे संविधान के 8वीं सूची में ये भाषाएं शामिल है, लेकिन हमारी भाषा इसमें शामिल नहीं है। तो प्रदेश के लेखकों ने एक ऐसा महाप्रयास किया है कि उस 8वीं अनुसूची में आने के लिए प्रचुर पहाड़ी साहित्य चाहिए। तो सभी लोग लेखन का, पहाड़ी में लेखन का कार्य कर रहे हैं। और उस महालेखन के प्रयास में मेरी ये जो पुस्तक है बाड़ी रिता रते, ये एक लघु प्रयास है, एक आहुति के रूप में। जी बहुत बढ़िया सर। सर पहाड़ी भाषा में तो आपने लिखा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान में पहाड़ी भाषा का क्या स्टेटस है? क्योंकि आज की डेट में आप देखते हैं कि बच्चे हिंदी बोलते हैं, अब तो अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। तो वर्तमान समय में स्थिति पे जोर ज़रा प्रकाश डालें। मैं आपको एक बात बताऊँ जी। हो बट बावड़ी बणी बना पंजवालों को खाना, पंज पछाना पक्की ऐसी जिन्नत मुल्क पछाना। हाँ जी, जिन्नत देश पछाना। बाट, किसी भी देश की बाट, वहाँ की सड़कें कैसी हैं जी, रास्ता कैसा, बिल्कुल। बावड़ी जल स्रोत कैसे हैं जी, वाणी वहाँ की भाषा कैसी है, बाणा वहाँ का परिधान कैसा है, खाना और वहाँ का चाल चलन खाना कैसा है। ये 5 चीजें किसी भी देश को मतलब कहीं भी उसको पहचान दिलाती है। तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हम पहाड़ी लोग हैं। जी। आपने देखा पंजाब में जाए वो पंजाबी बोलते हैं, आप रशिया में जाए, रशिया का जो राष्ट्रपति वो सिवाय अपनी भाषा के बोलता है नहीं, जापान का राष्ट्रपति अपनी भाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में बोलता है नहीं। तो हम क्यों ना अपनी पहचान को बनाए रखें? तो अपनी पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से ये पहाड़ी में ये सारा साहित्य लिखा गया है। जी
जी सर, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आपने लिखा है उसमें आपकी विषय वस्तु क्या है? एक आपने बताया कि आपने अपने देवता जी के बारे में लिखा पुस्तक में, इसके अलावा जो है आपकी क्या विषय वस्तु रही है, किस बारे में आप लिखते हैं? कोई भी साहित्यकार जी समाज का वो जागरूक प्राणी है जी जो कहीं भी कुछ विसंगति देखता है, जी कुछ अटपटा देखता है, जी तो उसके मन में एक ऐसी वेदना उठती है, वो बोलता है ये क्यों हो रहा है ऐसा। जी तो वो अपने जनमानस को जागृत करने के लिए, क्योंकि जनमानस को जागृत करना एक बड़ी भारी राष्ट्र सेवा है, जी इस उद्देश्य से वो जो साहित्यकार उन विसंगतियों को गाहे बगाए लोगों के सामने लाता रहता है। कई बार बोलता है देखो भाई सावधान हो जाओ, ऐसा हो रहा है, भाई थोड़ा सीधे हो जाओ, ऐसा हो रहा है। तो अब मैं जैसे इसके विषय में आपको एक बात बताऊं, जागरूकता की बात करूं कि कई बार आपने देखा एक बहुत अच्छा आदमी, योग्य आदमी इलेक्शन हार जाता है जी और बात हम हर रोज करते हैं योग्य आदमी आना चाहिए जी हाँ जी, बहुत ऐसा तेज तरार आदमी आना चाहिए, वो आता नहीं, ये है नहीं भी संगति। तो इसके विषय में मैंने लिखा भाई ने अल्लाह पाई इलेक्शन हारेगा, एक आदमी इलेक्शन हार गया ने अल्लाह पाई इलेक्शन हारेगा तो जीवे दुख मनाया, मैं पूछा रे भाई या तो कौन हारेगा, ये समझा नहीं आया जी। तो न्याले भाई ये बताया अरे आऊं तो जीत्या जिताया था, आऊं तो जीत्या जिताया था, पर कुछ मांस हाथ ले मुए, शराब पी की मांस खाई की मेरा बोटा दिने पोरख हुए। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है लालची। जी जी। तो वो अगर लोग लालची प्रवृत्ति के हो ना हो तो वो अपना सुधार कर सकते हैं। तो ये एक विसंगति है कि हम लोग क्यों हार जाते हैं, तो इस चीज से बचना चाहिए। जी सर, आपकी एक कविता संग्रह भी है काव्यांजलि, हाँ तो उसमें आपने हिंदी में भी वो कविता संग्रह है, हाँ जी, है ना? वैसे तो आप पहाड़ी में ज्यादा लिखते हैं, पर एक जो किताब है वो पूरा हिंदी कविताओं से वो पूरा संग्रह है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बारे में, या कोई ऐसी खास कविता जो आपको पसंद हो? ये सप्तधारा है जी। जी। और इस सप्तधारा को जब मैं लिखने लगा तो काफी कविताएं लिखी, बाद में उनका हर एक खंड के रूप में विभाजन किया गया। वंदन खंड, जी, वंदन खंड में गुरुओं की वंदना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कितने ही अनघड़ पत्थरों को महाशिल्पी तराशा है तुमने, सरताज रहा जो दुनिया का वो हिंद बनाया है तुमने। ऐसी वंदना जो है इस वंदन खंड में है। फिर जो मैंने अभी व्यंग्य की बात की आपसे कि मोहे ढक्कन बना दो राम, जी जी, वो सारी इसके ये जो व्यंग्य है इसमें मोहे ढक्कन बना दो राम इस विभाग में डाली है। बरगद की पीर, सामाजिक जो समस्याएं हैं वो उसमें डाली है। फिर युवा शक्ति को जागृत करने के लिए और नारी शक्ति को जागृत करने के लिए शक्ति खंड के रूप में लिखा है, जिसमें खासकर मैंने महिलाओं का या नारी शक्ति का उसमें चित्रण किया है। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो नारी का सशक्तिकरण हो रहा है, नारी बहुत मजबूत हुई है हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है या एरोनॉटिक्स का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, हर जगह वो अपनी छाप छोड़ रही है। तो मैं ये मेरे मन से अनायास निकला कि भारत माँ तेरी बेटियां कमाल कर रही, भारत माँ तेरी बेटियां कमाल कर रही, वो जीत जीत तमगे निहाल कर रही, दावेदार है भविष्य की प्रबल हम, दावेदार है भविष्य की प्रबल हम, फहरा बार बार तिरंगा हुंकार भर रही, भारत माँ तेरी बेटियां कमाल कर रही। अरे वाह, बहुत सुंदर। और अब बात आती है कि हम बात करते हैं पुरुष और स्त्री में, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। आपने भगवान अर्धनारीश्वर को देखा, आधा रूप शक्ति का है और आधा रूप शिव का, पुरुष का है, शिव शक्ति। हाँ, तो उसके विषय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि पुरुष समझता है खुद को तलवार गर, पुरुष समझता है खुद को तलवार गर, तो उसकी धार है नारी। वाह। वो समझता है खुद को पतवार नावगर, तो उसकी पतवार है नारी। नामुमकिन है कि लिख पाए कोई फलसफा वो तरक्की का बगैर इनके,
क्योंकि जीवन की असली रफ्तार है नारी, जीवन खूब। की असली रफ्तार है नारी। बहुत सुंदर। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। बहुत मजा आया सर, बहुत ही सुंदर। तो सर ये तो बात थी साहित्य की, हाँ जी। लेकिन आपने गीतों की भी रचना की है, तो हाँ। उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। गीतों की रचना जो है वो तरह तरह का विषय है जी जी गीतों का। कभी हम सांस्कृतिक गीत लिखते हैं जी, कभी हम विरह गीत लिखते हैं जी। और कई बार जैसे दूसरी भाषा में, अब नालागढ़ में रहता हूँ वहाँ के लिए भी लिखा है। जी जी। तो हमारे यहाँ बाड़ी धार में सांस्कृतिक गीत की बात करता हूँ मैं। हमारे बाड़ी धार में बाड़ी मेला होता है। अच्छा। तो वो पांडवों से संबंधित है। महाराज खाटू श्याम का वहाँ मंदिर है। जी, पांचों पांडव वहाँ मिलने आते हैं। ये पर्व हमारा स्थानीय इतना महत्व रखता है कि जैसे लोग दिवाली का इंतजार करते हैं ना जी, कि अपने उस दिन आएंगे। जी जी। तो हर आदमी को ये उस दिन इंतजार रहता है कि भाई इसमें जो है हमारे अपने आएंगे। तो उस पर मैंने एक गीत लिखा कि बेल एक बेल बजती, वो एक हफ्ता पहले बजनी शुरू हो जाती है, वो है देव वाद्य। उस देव वाद्य के माध्यम से लोगों को एक संदेश चले जाता है कि देखो भाई अब मेला शुरू होने वाला है, तो आप अपने सारे कृषि कार्य खत्म करके और अपने जो बाहर वो आ जाएं। तो उसके विषय में हो बेल बजे बजे बेल बाड़िया, हो बेल बजे बजे बेल बाड़िया, रे अमर सिंगा करे अजा बेल बजी बाड़िया, हो मित्र मेरे करे अजा बेल बजी बाड़िया, हो शिमले तेरी नौकरी मवा टूरा पंदे रहना, हो शिमले तेरी नौकरी मवा टूरा पंदे रहना, एनक पिंपी बाबे लियाउणी बल करा ये कहना, हो कणक बाडी गाई पुणी दाने पाते पेड़िया, रे अमर सिंगा करे अजा बेल बजी बाड़िया। तो ये एक ऐसा गीत है। बहुत और इसके साथ कुछ विरह गीत लिखे हैं। कोरोना की त्रासदी दरअसल में मेघा जी ऐसी हुई ना कि कईयों के विवाह फिक्स थे, कार्ड छप गए और जिस दिन वो ऐलान हुआ वो वैसे धरे के धरे रहे। जी जी जी। मतलब लड़की वाले उधर, लड़के वाले इधर। तो प्रेरणा आपको वहां से मिली भी? प्रेरणा वहां से मिली क्या, हमारे परिवेश में जो अपने भी बच्चे थे ना जी, जब हम उनकी मनोवृत्तियों को देखते तो मन को जरा दुख होता था। तो अब जैसे बच्चों तो वो तो ऐसा सोचते भी कोरोना कहाँ से आ गया। तो इसके विषय में एक व्यंग में थोड़ा लिखा, हो गट्टी चल दे कराटे पाई कोरोना मुआ चाहियो। अब उन्होंने कोरोना की स्तुति थोड़ी करनी थी बच्चों ने। गट्टी चल दे कराटे पाई कोरोना मुआ चाहियो, हो सुन सुन अम्मा मेरी ये माइये गल खाने री लाइये, हो चिट्ठी पत्री कोई नहीं देंदा, सट स्नेहा कोई नहीं दिंदा, बात किया पंचाइए कोरोना मुआ चाहिए। अब इसके बाद कोई भी बच्ची है वो अपने प्रेमी को कृष्ण ही मानती है, माधव ही मानती है, और वो अपनी प्रेमिका को राधा ही मानती है। तो फिर वो क्या बोलती है, अरे शौकी मेरा कृष्ण कन्हई, शौकी मेरा माधव, हो शौकी मेरा कृष्ण कन्हई, शौकी मेरा माधव, ओ बख्तोर बख्तर जेत, अरे बख्तोर बख्तर जनेत रुकाई के ते आई चव्या दो कोरोना मुआ चाहियो, ओ गटी चल दे कराटे पाई कोरोना मुआ चाहियो। अब जिस जंगल में वो बच्चे जाता था ना, वो ग्रामीण आदमी काम करता है, लकड़ी चीरने का काम करता, तो उसको दूर से देखती थी आज वो जंगल खाली है। तो वो बोलती है, हो चैटोर जंगल सुन मसाना, ना शौकी ना गाना, हो परले पसे बैठे पुइया इर्दे उठिया तुइया कोरोना मुआ चाहियो। तो ये कोरोना की त्रासदी रही, इसमें बड़ा भारी इन बच्चों ने ये महसूस किया। कोरोना काफी हद तक एक तरह से झकझोर के रख दिया था समाज को, पर आपने गीतों के माध्यम से प्रेम या विरह को दर्शाया, बहुत ही सुंदर लगा। पर सर एक अहम सवाल है, चुनाव आयोग के लिए भी आपने एक गीत लिखा है जो बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों। ये 2012 की बात है जी। ऐसे ही लोग लिख रहे थे, इन्होंने इलेक्शन चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमारे लिए कोई गीत बनाओ, तो कई लोग बना रहे थे। फिर मेरे मन में भी आया, तो उसमें था
हो बीजे दे, ये इसमें गाना था बीजे दे ये बोट पानी पानी था जरूर। अरे बहुत सुंदर। तो ये जो इसका जो संदर्भ था ये लिखा था, फिर बाद में ये आपके शिमला से रिच पर और जगह हर जगह डिस्प्ले होता है। तो ये बोट के लिए लिखा था। अभी तो मैं तर्ज तो नहीं आपको बता पाऊंगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि जैसे अब आपकी बात आपने कहा कि भाई दूसरा गीत फाग, अब हम लोग ये नीचे प्लेन में या फागुन जो आता है ना, सर अब फाग कई महीना आने लगा है, अभी तो माघ है आने लगा। लेकिन फाग के बारे में एक बात है ना जी, तेसरा बसंत जैसा थे कंथ। हाँ जी, यानी कि बसंत मतलब गई फाग साथ उसके लिए जिसका जीवन साथी। जी जी जी। तो हम अपने परिवेश में घूमते, हमारी बेटे हैं और बच्चियां हैं जिनके पति कोई सेना में है, कोई विदेशों में है, तो उनकी पीड़ा जब वो उभरती है ना जी, उसको दर्शाने के लिए ये गीत मैंने लिखा। हो बीजे दे ये फूला दे ये बांके गुला नारे नी, हो बीजे दे ये फूला दे ये बांके गुला नारे नी, नी तेरा रसिया दूरो पार बे कर आंगन बैठी इंतजार बे। देख रही है बाट में कहाँ से आएगा। हो सखियां सहेलियां दस गला पूछ दिया, क्या कहूँ किया कई खिड़खिड़ हंस दिया, निकर दिया खंजर पीठी वार बे पेंदिया खियन टूट तार बे, बीजे दे फूला दे बाकी गुला नारे नी। फिर वो बोलती है, हो बड़े दिन दिसे अब नेरे कोई कागना, तुआ रोड़ो अंदरे दिखे बार आगना, निरत कटनी औखी याद बावे डसे पल पल बिशियर नागवे। बहुत बहुत सुंदर सर। ऐसा सर आप एक साहित्यकार है, एक गीतकार है, इतने गीत हमने आपसे सुन लिए और इसके साथ ही आप एक समाज सेवी भी हैं। तो उस सफ़र के बारे में बताइए कि समाज सेवी का सफ़र आप अपना रोल किस तरह से अदा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं जी, बचपन में जी जिसको जैसे संस्कार मिलेंगे वो ऐसा कार्य करता है। हमारे समाज में, हमारा जो पहाड़ी समाज है, ग्रामीण समाज कहीं भी कहो, तो बचपन से ही एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की भावना, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने की भावना, ये भावना बाद में इतनी प्रबल होती गई कि बाद में अब जैसे हम लोग सेवानिवृत्त हो गए, अब जो तो जीवन का अहम हिस्सा था वो सेवा में लग गया। इसके बाद हम क्या कर सकते, क्योंकि अब जो ना जी आज तक हमने अपने समाज से लिया ही लिया, जी हमने रोजी रोटी सब कुछ मिला, लेकिन अब देने की बारी है। तो हम क्या दें अपने समाज को। इसलिए क्योंकि मैं साहित्य में रुचि रखता था तो ये इसको क्षेत्र को चुना। हमारे कुछ ऐसे मित्र मिले जिनकी सहायता से मिलकर हमने साहित्य कला मंच सर आज आप एक बहुत सफल इंसान हैं, लेकिन सफलता बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। पर मैं बात करना चाहूँगी कि इस कड़ी में, आपके जीवन के सफ़र में वो कौन लोग थे जो हमेशा आपके साथ डट कर खड़े रहे हर स्थिति में। मेरे साथ डट कर खड़े वाले कुछ तो मित्र लोग रहे जी, जो जब भी कभी हम बीच में कोई कार्य करते थे या कहीं रुक जाते थे या तो वो हमारी हौसला अफजाई करते थे। और जहाँ तक साहित्य लेखन की बात है, इससे पहले मैंने आपको एक बात और बताऊंगा कि मैंने अब 1977 में तो अंग्रेजी शुरू कर दी थी पढ़नी 10वीं के बाद। अब मैंने MA हिंदी किया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अंग्रेजी पढ़े लोग, इनको क्या पता है हिंदी क्या होती है। तो इसी उसमें आके ना जी कि मैं MA हिंदी किया। तो जब मैं MA हिंदी करने लगा और साहित्य लिख रहा था तो मेरी पत्नी वो मेरे साथ बिल्कुल डट के खड़ी। अरे वाह, यानी कि आपकी अर्धांगिनी ने बहुत आपका सहयोग किया। बिल्कुल बहुत सहयोग किया। और जब मैं लिखता था ना जी तो मैंने उनके लिए एक लाइन लिखी कि मेरी पत्नी मेरा संपादक। अरे वाह, बहुत सुंदर। मेरी पत्नी मेरा संपादक, वो मेरे लिखे गीतों को गाती है, गुनगुनाती है, पर जहाँ नहीं बैठता तालमेल तुरंत ताड़ जाती है। अरे वाह। मैं उठाता हूँ फिर से कलम अपनी, फिर लिखने लग जाता हूँ, काम तब तक जारी रहता है जब तक उसको मुकम्मल नहीं कर बहुत सुंदर सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही आनंदित हम महसूस करें और हमारे दर्शकों को बड़ा ही मज़ा आया होगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री यादव किशोर गौतम जी। हम आशा करते हैं आज का यह कार्यक्रम सचमुच आपको बेहद ही पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डीडी हिमाचल। तब तक के लिए नमस्कार।